गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 24 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये बोलता है आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मरने के बाद अकबर सक्सेडेड द ट्रोन। तो अकबर जो है वो बादशाह बन गए थे। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्पायर, यानी जब वो बादशाह बने वो उस वक्त केवल 13 साल के थे। अभी लड़की बोलती है बैरम खान वॉज हिज रिगेंट, यानी उनके रीजेंट जो थे वो कौन थे, बैरम खान थे। हु हेल्प द यंग एम्पायर एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट मुगल एम्पायर, यानी कि बैरम खान ही वो शख्स थे जिसने इस छोटे से बच्चे को यानी अकबर बादशाह को अकबर बादशाह बनाया और उसको मुगल एम्पायर चलाने में सहायता की। अब अकबर की मिलिट्री कमांडिंग कैसी थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करें 1556 से लेके 1570 तक, तो अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिगेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। जो उसके डोमेस्टिक स्टाफ के अलग अलग मेंबर्स थे और बैरम खान थे, उनसे अकबर पूरी तरह आज़ाद हो गए थे 1556 से 1570 के बीच, क्योंकि इस वक्त वो आके बड़े हो चुके थे। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghan against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim the Uzbek। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि मिलिट्री कंपेयरिंग उन्होंने सबसे पहले शुरू जो की वो सूरीज और अफ़गान के अलग अलग हिस्सों पे की, जो कि उनके पड़ोसी देश थे, है ना, पड़ोसी किंगडम रजवाड़े थे, मालवा, गोंडवाना, और इसके बाद अपने सौतेले भाई किसके ख़िलाफ़, मिर्ज़ा हकीम के ख़िलाफ़ भी उन्होंने की। फिर उन्होंने 1568 तक आते आते सिसोदिया कैपिटल जो चित्तौड़ में थी उसको भी सीज कर दिया और वो भी अपने कब्ज़े में कर ली। ठीक है, और 1569 में उन्होंने रणथंभौर को भी अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके अलावा 1517 से लेके 1585 तक मिलिट्री कंपेयरिंग उन्होंने किसके अगेंस्ट की, गुजरात के अगेंस्ट की। ठीक है, और वेस्ट भी अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को भी अपने कब्ज़े में उन्होंने कर लिया। ये वो दौर था जब बादशाह अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे थे, फैला रहे थे पूरे में। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं 1585 से लेके 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैपेलिंग वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कैपेलिंग शुरू की और उस तरफ भी फैलना शुरू कर दिया, यानी इस तरफ का एरिया है ना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के एरिया में भी फैलना उन्होंने शुरू कर दिया। आगे बोलते हैं कलंदर वॉज सीज फ्रॉम द सफाइव कश्मीर वॉर एनालाइज। अब इसके बाद इन्होंने कश्मीर को भी अपने कब्जे में कर लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हकीम, मिर्ज़ा हकीम के बाद जब वो मर गए, काबुल वर ऑल्सो एक्सेस इन हिज किंगडम, और उन्होंने अपने ही यानी अकबर बादशाह ने क्या करा, जो काबुल था उसको भी अपने रजवाड़ों में शामिल कर लिया, अपने बादशाहत में शामिल कर लिया। कैपेलिंग इन द दक्षिण स्टार्ट बर्बेर है ना, खानदेश एंड द पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वॉर एक्सेड, यानी अब उन्होंने जो आपका दक्षिण वाला हिस्सा था उस पर भी कब्जा कर लिया। तो ये तो आपके सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन हुए कि इस तरह से उसने मिलिट्री यानी फ़ौज को बढ़ाया। अब हम बात करते हैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ की, यानी वो जो उसके राज्य थे उनको चलाता कैसे था, है ना, वो अपने राज्यों को फैलाए जा रहा था, तो फैलाने के साथ साथ क्या वो उसको चला भी पा रहा था। तो देखिए यहाँ बताते हैं द अकबरनामा कंपोज बाय अबुल फजल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिलती है वो अकबरनामा से मिलती है, जिसको अबू फजल ने लिखा था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड सूबाज। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने एम्पायर को अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, जिसको हम लोग सूबा बोलते थे। क्या बोलते थे, सूबा। ठीक है, गवर्नर्ड बाय द सूबेदार,
जो कि सूबेदार के द्वारा चलाया जाता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, और वो सूबेदार जो होता था वो उस जगह की पॉलिटिकल जो राजनीति है वो या फिर जो मिलिट्री यानी सैनिक दोनों कामों को संभालता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और इसी में यानी हर प्रांत में हर एरिया में एक दीवान भी हुआ करता था जो कि क्या होता था, आपका फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था। ठीक है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, यानी कि हर उस प्रांत में उस क्षेत्र में क्या रहे, पीस रहे, शांति रहे, है ना, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो लगातार मानते रहे, उसके लिए उन्होंने द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर सच एज द मिलिट्री मिनिस्टर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, बख्शी बोलते थे। ठीक, इसके बाद बोलते द मिनिस्टर इन द चार्जेस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल प्रोटोनीज, यानी उसे हम लोग क्या बोलते थे, सदर बोलते थे, यानी कि वो आदमी जो रिलीजियस यानी मज़हब को संभाल रहा है, चैरिटी कर रहा है, ये सारी चीज़ें करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते थे, सदर बोलते थे। मिलिट्री कमांडर को फौजदार बोलते थे, और टाउन पुलिस को हम लोग टाउन पुलिस कमांडर को कोतवाल बोला जाता था। ठीक है, तो सब चीज़ों के अलग अलग नाम थे, अलग अलग जगहें थी, अलग अलग पोस्ट थे, और सबके अपने अलग अलग काम थे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी की, कि अकबर ने मजहबी पॉलिसी कौन सी अपनाई। जैसा कि कहा जाता है कि अकबर ने या अकबर के जो बाकी थे पूर्वज थे या उनके बाद जो उनकी संतानें आई, उन्होंने मुस्लिम धर्म पे ज़्यादा जोर दिया और हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की। क्या ये सच बात है? तो देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि अकबर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक नया एथिक को शुरू किया जिसमें क्या था, ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। उन्होंने किसी मज़हब को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। देखिए लिखा, अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुख ए कुल। सुख ए कुल का उसने एक आइडिया फॉर्मुलेट करा, और यूनिवर्सल पीस, जिसे हम लोग यूनिवर्सल पीस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन इन द हिज रिबेल, यानी कि उसने बोला कि मेरे एरिया में मेरी जितनी भी सत्ता है उसके अंदर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। हम सुख है कुल की नीति को अपनाएंगे। सुख माने होता है सुकून, शांति, कुल माने होता है परिवार, है ना। इसीलिए इसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो यूनिवर्सल पीस बोल सकते हैं। उन्होंने क्या काम करा, इंसिस्ट इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक। उन्होंने एक एथिकली चीज़ पर जोर दिया जिसमें क्या था, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो कि पूरे विश्व में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। अभी आप फर्स्ट एक्टिविटी लिखिए है, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट गिवन इन द अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर। अब आपको अकबरनामा जो है, अकबरनामा की जानकारी प्राप्त करनी है और उसको लिखना है। किससे? अपनी मम्मी पापा या फिर भाई बहन या टीचर की मदद से। तो अकबरनामा जो है वो एक बायोग्राफी है, और ये अकबर बादशाह ने खुद अपनी लिखवाई थी। और ये किसने लिखी थी? अबू फजल ने लिखी थी। फिर अब वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, उसका क्या हो रहा है, ये सारी बातें जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक को, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड करा है, उस लिंक को देखेंगे, और वहाँ पे आपको इसकी पूरी एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी जो कि मैंने ही बनाई है आप लोगों के लिए। क्योंकि बेटा यहाँ मैं सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप वहाँ जाके इसके बारे में अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, इसमें आप चित्र लगाएं। जितना अच्छा आप इसे बनाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो मैं आपको ये बता दूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। यह आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द अकबर रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने जो मजहबी पॉलिसी बनाई थी उसके क्या क्या फीचर्स थे। तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अकबर ने सुखे कुल की नीति बनाई थी, यूनिवर्सल पीस की नीति बनाई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ऑनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, न्याय और पीस को ज़्यादा जोर दिया था, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कर लेंगे। यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर्स के एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या
विशेषताएं थी वो बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि अकबर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को कैसे बनाया था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमें अकबरनामा से पता चलता है कि अकबर ने अपने जो एम्पायर था उसको डिवाइड किया था सूबाज में, जिसको सूबेदारों के द्वारा चलाया जाता था, है ना। उसमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर दीवान भी होता था। इसके अलावा अलग अलग चार्जेस अलग अलग लोगों के पास हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर ही दिया है। चलिए तो आज की वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।